नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजट स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट पेश कर दिया और क्योंकि हालात ऐसे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, तो किसानों पर भी फोकस था। वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार किसानों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की अपनी मुहिम में जुटी हुई है। इसी के साथ दावा किया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि किसानों के खातों तक पहुंचाई है और हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। और दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी बढ़ाया गया है। तो क्या कुछ किसानों के लिए इस बजट में है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे अहम मुद्दा था एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। बजट में किसानोन के लिए 16.5 लाख करोड़ का फंड रखा गया है। गेहूं की खरीदारी के लिए 75,000 करोड़ का फंड, धान खरीदारी के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए, दाल की खरीदारी के लिए 10,500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। 1.54 करोड़ किसानों को धान खरीद से फायदा मिला है। एपीएमसी को एग्री फंड के दायरे में लाया जाएगा। वहीं ई नाम के लिए 1000 नई मंडियां निर्धारित की गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2013-14 में दाल खरीद के लिए 236 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन 2021-22 में 10,500 करोड़ का बजट रखा गया है। धान खरीद के लिए 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो 2021-22 में बढ़कर 1,72,000 करोड़ हो गए हैं। वहीं गेहूं खरीद के लिए 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए रखे गए थे, जो 2021 में बढ़कर 75,000 करोड़ हो गए हैं। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. वहीं सीएम योगी ने भी बजट को किसानों के लिए बेहद मददगार बताया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बजट में एक बार फिर किसानों से जुड़े भ्रम को दूर करते हुए साफ कर दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि सरकार की कोशिश है कि एमएसपी बढ़ाकर किसानों को फायदा पहुंचाया जाए। किसानों को खेती के क्षेत्र में निवेश वो कर सकें, इसके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था केसीसी के माध्यम से की गई है, जिसके माध्यम से वो उन्नत और तकनीकी खेती कर सकें, उसकी व्यवस्था हुई है। साथ साथ में कस्टम ड्यूटी को घटा करके खेती पर आधारित चीज़ों को, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके और वैल्यू एडिशन हो सके, जिससे किसान को बेहतर कीमत मिल सके और उसकी आमदनी दोगुना होने की दिशा में अग्रसर हो, उस दृष्टि से व्यवस्था की गई है। बजट में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को दोहराया गया है, यानी केंद्र सरकार ने बजट के जरिए किसानों को विकास का बड़ा संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो मेरठ के किसानों की बात करें तो वो इस बजट से खुश है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की नीयत साफ दिख रही है, जिस पर हमें भरोसा है। हमें भरोसा है कि प्रधानमंत्री किसानों को लेकर चिंतित हैं। तो किसानों ने कविता भी सुनाई है अपनी प्रधानमंत्री को लेकर, जो बजट पेश हुआ है आंदोलन के बीच में। दिखाते हैं आपको। देव शक्ति श्री मोदी जी ने कलयुग भारत अवतार लिया, अजी जनता का उद्धार करन पीएम सीट का भार लिया। देश में घनी जरूरत मानी, सब देशों से व्यापार की ठानी, विकास में पंख लगा रहे ज्ञानी, न्यू भारत का बेड़ा पार किया। और जी मोदी जी माइंड धारी ने कलयुग भारत अवतार लिया। देश प्रेम भरपूर इन्हों में, विवेकानंद जैसा नूर इन्हों में, राजनीति ज्ञान भरपूर इन्हों में, कार्य पूर्ण करन का गरूर इन्हों में, और सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन को कड़ा जवाब दिया। देव शक्ति श्री मोदी जी ने कलयुग भारत अवतार लिया। भारतवर्ष देश के अंदर अब तक जितने भी पीएम बने, एक से बढ़ के एक धुरंधर महाज्ञानी वीर विद्वान हुए। तो ये तो मेरठ के किसान हैं जो खुश हैं, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों के किसानों का क्या सोचना है? क्या बजट ने उन्हें निराश किया, या फिर उनको लगता है कि वाकई में एमएसपी जिसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन है उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है? ये जानने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी किसानों के बीच मौजूद हैं, तो सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से अनामिका, मेरठ से उमेश और नोएडा से हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ी है। तो लखनऊ का ही रुख करेंगे। अनामिका, राजधानी में आप हैं, और साल होते तो शायद टैक्स स्लैब पे ज्यादा ध्यान जाता, हालांकि इस बार जिक्र नहीं है बाकियों पर, लेकिन किसान आंदोलन के बीच सबका फोकस ये था कि किसानों के लिए क्या कुछ आता है। तो क्या कह रहे हैं लखनऊ के लोग? कई चैनलों को मिला के और देखिए, कोरोना जैसी महामारी के बीच अगर बड़ी चुनौतियों के बीच मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, और इसी के साथ लोग मंथन कर रहे हैं बजट को लेके कि इस बजट में उनके लिए क्या खास है। और अगर जहां तक बात की आपने किसान आंदोलन की, तो बेशक किसानों के लिए जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उनका कृषि बिल को लेके, लेकिन इस पर यह भी सरकार ने बताया है या जताने का प्रयास किया बजट के जरिए कि किसानों के लिए दिल साफ है और नीयत साफ है सरकार की। हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग मौजूद है जो अक्सर आपने देखा होगा कि जो तय करते हैं बैठ के चौराहों पर चाय के साथ कि सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं, बजट कैसा आया है, सरकार के काम में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। सर, इस बजट में क्या देख रहे हैं, अच्छाई या कमी, या किस तरीके से बजट देख रहे हैं इसको आप? कुछ चीज़ों पे राहत जनता को दिया है सरकार ने, तो इसलिए इसको बैलेंस बजट भी कहा जा सकता है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट जो 20 करोड़ की तादाद में जो बेरोज़गार हुए हैं, जिनको प्राइवेट सेक्टर ने निकाल दिया है, जो भटक रहे हैं पढ़े लिखे MBA और MTech के लड़के, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। और किसान भाई जो रोड पे धक्का खा रहा है, इतनी सर्द रात में रात गुजार रहा है, जिनकी कैजुअलिटी भी 175-200 के आसपास हो गई है, उनके लिए भी सरकार के पास कोई नुकसान नहीं है कि उनके लिए क्या किया जाए कि उनका रास्ता बने। ठीक है सर, आप बताइए कि इस बजट को किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आम आदमी की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, तो लगता है आपको कि सरकार ने बहुत दूर का सोच के बजट लाया है? देखिए, आम बजट तो आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ दिया गया है, और जहाँ तक सरकार की बात है तो वो तो हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ कर ही रही है। तो हमारे हिसाब से बजट बहुत अच्छा है। ठीक है सर, आप बताइए बजट कैसा है आपके लिहाज से? बजट देखिए, जैसे नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, इसमें ये काम किया है जो मोबाइल सस्ता किया है। लेकिन हम लोग जो संविधान के मूलभूत, हम लोग जो पहले काम के अधिकार की बात करते थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, तो वो राइट टू वर्क पर कोई काम नहीं हुआ। और हम लोग पहले भी कहते थे कि जो लोकतंत्र की प्रारंभिक इकाई है, उसमें हम लोग नाम कि नौजवान के 2 अधिकार, पूरी शिक्षा व रोजगार। तो शिक्षा और रोजगार पर हम लोग केंद्रीय बजट का कहते थे कि 10% जो है शिक्षा पर खर्च हो, उन घटा करके 2% पर कर दिया है। लेकिन सर, बजट को लेके लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बजट लगता है देख करके कि सरकार बहुत दूर का सोच रही है, क्योंकि बुनियादी ढांचों जो बाकी जो चीज़ें हैं और जो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस किया गया। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की आर्थिक नीति समान है, और IMF वर्ल्ड बैंक के इशारे पर पॉलिसी जो बनेगी तो हमारे देश के हित में नहीं होगा।
हमारे देश में तो ये थे कि मिली-जुली हिंदुस्तान की जो प्रतिक्रिया जनशक्ति है अनामिका उसके यहाँ श्रम से शक्ति है के और इशारे पर नौजवानों के लिए नहीं कुछ है तो इसको लेकर निराश है। नोएडा का रुख करेंगे, प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो प्रीति, चिल्ला बॉर्डर पर जब किसान बैठे थे, आप बिल्कुल वहीं से कवरेज लगातार कर रही थी और एमएसपी एक मेन मांग में से किसानों के शामिल है। आज जबकि बजट आया है, जो ऋण का दायरा है वो 1.5 लाख ज्यादा बढ़ा दिया गया है, एमएसपी भी 1.5 गुना ज्यादा होगी लागत से। तो ऐसे में अब क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल मेनका, जब यहाँ पर जब बजट आया तो लोगों की जो राय थी वो मिली जुली राय थी, लेकिन अधिकतर जो लोग थे वो इस बजट से खुश नजर आए, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो इस बार का जो बजट है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर है। और साथ ही एक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि महिलाओं के लिए जो इस बजट में उनकी सिक्योरिटी की जो बात की गई उससे महिलाएं भी खुश नजर आई। और साथ ही जो सबको घर देने का सपना जो कहा गया कि 1.5 लाख रुपए तक पहले 1 साल में रियायत दी जाएगी, उसको लेके खुश थे। पेंशन की योजनाओं पे कि पेंशन से जो आमदनी होगी उस पर टैक्स नहीं होगा, रिटर्न नहीं भरना होगा, तो इन सब चीज़ों को लेके खुद लोग खुश थे। लोग हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, कैसा लगा बजट आपको? आप खुद यूथ है, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? मैम, मोदी सर कोरोना काल के बाद मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके वो बहुत ही अच्छा बजट है। जैसे कि महिलाओं को प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी का हुआ, या फिर बुजुर्गों की पेंशन 75 साल की उम्र के बाद जो बुजुर्गों की जो पेंशन है उसका हुआ है। आम बजट से यूथ जो के लिए भी स्टार्टअप भी दिए गए कि स्टार्टअप के लिए भी निवेश करने में भी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। मैम, मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, युवाओं को, वो बुजुर्गों को, सभी को जो बेरोजगार थे उनको। मिला के अच्छा लगा आपको बजट? ओके, आप क्या कहेंगी महिलाओं को लेके स्पेशली? बोल दे, महिलाओं को बोल देना कि महिलाओं को बजट। अच्छा, फिलहाल और भी लोग हैं हमारे साथ, ये हम बात करेंगे कि जो लोग मेरठ का रुख कर लेते हैं। उमेश हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहां किसान आंदोलित थे और अभी भी हैं कई हिस्सों में, तो उन सब के बीच आज का बजट क्या कुछ राय बदल रहा है? क्या कुछ रुख किसानों का बदल रहा है? कैसे उस बजट को ले रहे हैं? जी हाँ, देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को आत्मनिर्भर बजट कहा जा रहा है, इस बजट को स्वस्थ बजट कहा जा रहा है। हमारे साथ मेरठ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर वो इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? देश का बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया, इसको आत्मनिर्भर बजट कहा जा रहा है, स्वस्थ बजट कहा जा रहा है और तारीफ इस बजट की हो रही है। आप इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ है संसद में, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश हुआ है और एक नारी हमारी वित्त मंत्री है, तो एक नारी इस देश का बजट दे रही है, बड़ी बात यह है। दूसरा कि बजट पूरा संतुलित है और कोविड महामारी के समय में इससे अच्छा बजट नहीं दिया जा सकता था, हम ये कह सकते हैं। सरकार ने जहाँ तक इकोनॉमी को, हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय देश की अर्थव्यवस्था के सामने, वो जो हमारी 24% इकोनॉमी नीचे गई है उसको ऊपर उबारने का, और फिलहाल जो कोविड बीमारी है हेल्थ सेक्टर के द्वारा उससे लड़ने का है। उसमें भारत ने अभूतपूर्व योजना के द्वारा उसको फाइट किया और एक फाइटर के रूप में पूरे विश्व पटल पे निकल के आए, बिल्कुल कड़वा सत्य है। और हमने आत्मनिर्भर भारत के थ्रू ही अपने लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए अपनी स्वदेशी 3 वैक्सीन हमने डेवलप की हैं और हम अपने देश के अलावा विश्व में भी उसका लाभ पूरे विश्व को उसका मिल रहा है। हमने डिफेंस सेक्टर को भी टारगेट किया है, सरकार ने डिफेंस सेक्टर को किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को किया है, इंडस्ट्री को किया है, और जॉब को ध्यान में रखते हुए भी कोविड में हम लोगों ने इस देश में 80 करोड़ लोगों को उमेश, कुछ और लोग भी हैं, कोई तो भूखा नहीं रहा, पूछिए जबकि जरा, काम खत्म हो गया क्योंकि एमएसपी को लेकर शंकाएं बहुत ज्यादा हैं। जब सरकार कह रही है कि जो आपकी लागत लगी है उससे 1.5 गुना एमएसपी दी ही जाएगी आपको, तो उससे क्या कुछ इन लोगों को भरोसा हुआ है सरकार पर? एमएसपी को लेकर के भी बातें कही गई हैं, आप कविता के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे थे। चांद चलता था साथ, रात ठहरी थी और तब बात ना करने की बात ठहरी थी। पर इस बजट ने सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आ रही थी राष्ट्र के रूप में, कि बड़ा वर्ग किसान के रूप में, अन्नदाता के रूप में लगातार
अपनी मांगे रख रहा था और कोई रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी जो प्रॉब्लम थी, ये बजट उस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करता है। इसमें 2-3 इतने अच्छे प्रावधान किसानों के लिए निहित हैं इस बजट में कि लगता है जैसे सरकार ने पूरा मंथन किया किसानों की समस्या का और बजट के रूप में, एक लिखित दस्तावेज के रूप में उस शिकायत को, उस समस्या को पूरी तरह से हल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और मुझे ये आशा है एक विधि के छात्र के रूप में कि ये निश्चित ही अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। सर, आत्मनिर्भर बजट कहा जा रहा है इसे, आत्मनिर्भरता की ओर भारत अग्रसर है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही आशावादी बजट है और इसके लिए हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी को जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह जो बजट है, यह बजट विकास का बजट है। विकास में एक तरह से जो वैक्सीन लगी, यह विकास की वैक्सीन लगी जो है, और इस वैक्सीन जो है वह आने वाले समय में हमको लगता है कि देश को आत्मनिर्भरता की तरफ और जो है उत्प्रेरित करेगी, लोगों को और उत्प्रेरणा मिलेगी। मैडम, महिलाओं को लेकर के जी क्या कहना चाहिए? साथ ही मुझे लगता है कि बहुत से प्रोविजंस किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दाल में थोड़ा नमक कम रह गया है। दाल में नमक इसलिए कम रह गया है कि एक जो मध्यम वर्गीय वर्ग है वह जो है एक एक्सपेक्टेशन कर रहा था टैक्सेस को लेकर के, जिसका जो है इसमें कोई उसमें जो है कोई उस तरीके से सरलीकरण नहीं किया गया, न उसका कोई प्राविधान किया गया। मैडम, विकास की वैक्सीन की बात कही जा रही है, आपको ये बजट कैसा लगता है? नहीं, बजट जो है आम जनता को, मध्यम वर्ग को, सबको देख के बहुत अच्छा लगा है। और सबसे अच्छा लगा है कि इसमें जो महिलाओं को देख के जो सिक्योरिटी के लिए जिस चीज़ को उन्होंने रखा है, तो ये वाकई में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि इस समय लड़कियों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना रहता है कि लड़कियां सुरक्षित रही हैं, बाहर निकलती हैं, कॉलेज में जाती हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी है, उस पर ध्यान दिया गया। अब काशी का रुख करेंगे, उपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो उपेंद्र, यहाँ के सांसद जिनकी नेतृत्व वाली सरकार ने बजट पेश किया, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, एक दर्शक कह रहे हैं कि दाल में नमक कम रह गया, लेकिन इसे लोक लुभावन बनाने के बजाय यथार्थवादी बनाया गया। तो यहाँ के लोगों को क्या ये लग रहा है कि और कुछ घोषणाएं होती तो सही था, या फिर लग रहा है कि कोरोना काल में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था? देखिए, बिल्कुल बजट उम्मीदों का आसमान होता है, तो कभी कभी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जो अभी आज न्यूज़ 18 ने ईस्ट यूपी के जो भी सीए थे, उनकी जो कार्यशाला थी, उस पर उनकी राय दी थी। उपेंद्र, आएंगे आपके पास। इस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्श कुछ बोल रहे हैं, तो पहले सुन लेते हैं। उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं, तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे
लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। तो जेपी नड्डा बजट को अपने नजरिए से समझा रहे थे। सीधे वाराणसी का रुख करेंगे। उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो उपेंद्र, आप पूरी कर सकते हैं अपनी बात। यहाँ जो बजट है वो काशीवासी किस तरह से इसको ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए काशीवासी की जुबानी सुन लेते हैं। और सुबह हमने ईस्ट यूपी के सारे सीएस से बात की थी, जो हमने अपने दर्शकों को सुनाई भी कि ये बजट ने एमएसएमई क्षेत्र में बड़ा काम किया, आत्मनिर्भर भारत क्षेत्र में बड़ा काम किया। और इस वक्त हम वाराणसी के सोनिया के बाजार में हैं। कहते कोई भी घटना हो उसकी गूंज बाजार में सुनाई देती है, तो हम बाजार से ही जानते हैं कि इस पूरी घटना की गूंज। आप लोगों ने देख रहे हैं, बड़े बाजार में आप लोग रहते हैं, मतलब जिसे कह सकते हैं नफा नुकसान आपसे बेहतर कोई समझता नहीं है। तो बजट को हम नफे और नुकसान की नज़र से आपके लिए समझे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बैलेंस नफ़े का बजट है ये। गवर्नमेंट ने बहुत ही संतुलित अप्रोच लिया है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग हो, डिजिटल स्पेंडिंग हो, डिजिटल की बातें हो, बहुत ही अच्छा है। अब सभी बिजनेस जितने डिजिटल होंगे वो उतने अच्छे होंगे। हेल्थ केयर के लिए बहुत ही अच्छी स्पेंडिंग दी गई है। जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही खर्च बजट की बात है, बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बजट दिया गया है, जिससे जॉब का क्रिएशन बहुत अच्छा होगा। तो मिला जुला के इसे ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छा अप्रोच लिया है। अगर मैं 10 नंबर से आपसे काउंटिंग करूँ, 10 में आप कितने नंबर देंगे बजट को? 10 में 10, 10 में 10। ये है बाजार। जी बिल्कुल, तो 10 में से 10 नंबर, यानी कि खुश हैं काशीवासी अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उससे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, उपेंद्र, प्रीति और हमारे सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी थी। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट को लेकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कर्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर ओंकार राय का कहना है कि तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश को बनाने की दिशा में जो बजट है वो कई कदम आगे हमको ले जाता है, जिससे स्टार्टअप युवा उद्यमियों को व्यवसाय करने में काफी प्रोत्साहन मिलेगा। हम आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे जो पहल हैं उनको आगे बढ़ाने में हम भूमिका निभाएंगे। दूसरी तरफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके माध्यम से हम देश में एक नवोन्मेषी और शोधोन्मुखी प्रक्रिया को जन्म देंगे। हम सब जानते हैं कि भारत स्टार्टअप मूवमेंट में काफ़ी प्रबल हो चुका है। हम दुनिया में तीसरे नंबर के देश बन चुके हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। और इसमें अगर हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के पहल को अगर उससे जोड़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि आने वाले सालों में हम पूरी दुनिया में इस स्टार्टअप मूवमेंट का नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।